बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आए और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग चीज़ें निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से, और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो कि आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल सकती हैं, और क्यों आप लोगों को वेबसाइट पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या वजह है कि कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा ज़रूर, आप लोगों को इससे फायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग फेमिलियर होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, आप लोग ओपन करते होंगे अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, और अगर आप लोग न्यू है तो मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ इस वेबसाइट को, और आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूं जो आप लोगों को जरूर इन्वेस्टमेंट पे फायदा देगा, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट करता है पैसे कमाने के लिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, चीजें समझना पड़ती हैं, और कौन सी चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, और ये चीजें क्यों प्रोवाइड होती है मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप लोगों के सामने psx.com.pk ओपन है, ये आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को गूगल भी कर सकते हैं इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आप लोग देख रहे हैं जिसपे मैंने कर्सर रखा है PSX डाटा पोर्टल। अब इसका मकसद क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसका डाटा हर कंपनी के ऊपर लायबल है कि वो कंपनी प्रोवाइड करे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे। उसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक तरह के, आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग ऑनर हैं उस कंपनी के, एक पीस ऑफ पेपर है जो आप इन्वेस्ट करके उसकी एक परसेंटेज के आप ऑनर बन जाते हैं। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि वो आप लोगों को कंपनी की सारी परफॉर्मेंस शो करे कि जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है जिस कंपनी में लग रही है वो कैसी जा रही है, कंपनी की फ्यूचर की क्या उसकी डिसीजंस हैं, कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, उसकी जो चेयरमैन है वो कौन से डिसीजन ले रहा है, या कंपनी के ऑपरेशंस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डाटा पोर्टल पे मैंने जिस टाइम क्लिक किया है, आप लोग अगर ये चीजें देख रहे हैं, मेरी वेबसाइट देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस चीज को दोबारा फॉलो कीजिए, जरूर आप लोगों को इससे फायदा होने वाला है। अगर आप लोग PSX डाटा पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये डाटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मिल रही होती है। इसमें कंपनीज की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है, या कंपनी में कोई इस तरह का कोई इवेंट हुआ होता है उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होती है, तो वो कंपनी शेयर कर रही होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं डाटा पोर्टल में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स के बाद रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपोर्ट्स इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करने वाला हूं, और ये आप लोग जरूर एंड तक देखिए वीडियो, आप लोगों को जरूर इससे फायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंसमेंट्स आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये देखें आप लोगों के सामने, ये अगर आप रखेंगे कर्सर, ये सारा डाटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से बाकी वेबसाइट्स उठा के आप लोगों को दिखाती हैं। तो जरूरी है कि आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप लोग डाटा उठाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी चीजें समझने में। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मार्केट है, अनाउंसमेंट है, कंपनीज हैं, कौन सी लिस्टेड कंपनीज हैं या उनका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। रिपोर्ट्स हैं, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। अगर आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो ये जो कंपनीज की अनाउंसमेंट होंगी वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। ये जैसे मुबारक टेक्सटाइल मिल्स है जो लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, इन्होंने यहाँ पे शेयर की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो कंपनी के ऑनर्स समझे जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इन्होंने शेयर की है। ये फ्यूचर के जो ऑनर्स हैं उन लोगों के लिए वो जो चीज़ें शेयर करते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं उस कंपनी में। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखेंगे, वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स पे कर्सर रखेंगे तो आप लोगों के पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एक लाइन आ रही है, उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें सारी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स दे रही होती हैं और एनुअली
अपनी रिपोर्ट्स दे रही होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स का डाटा आप लोगों को यहाँ से मिलेगा और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आप लोगों को डाटा मिलेगा, इन कंपनीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आपको ये डाटा मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं सारी कंपनीज की क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। मैंने जो डाउनलोड की है फाइल वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये मैं विजिट करवा दूं। सारी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनका डाटा यहाँ पे आ रहा है कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख सकेंगे उनकी कंपनीज ने लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है, एनुअली कैसा परफॉर्म किया है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैंने एक कंपनी चूज़ की है बर्जर पेंट्स के नाम से, आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर सी कंपनी है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा बहुत दफ़ा। तो मैंने एक रिनाउंड कंपनी चूज़ की है ताकि आप लोग इसको जानते हो। बर्जर पेंट्स के नाम से ये कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब इसकी जो डाउनलोड की है मैंने फाइल, आप लोग देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 2020 पे इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोड करवाई है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो क्वार्टर एंड हुआ था इनका 31 मार्च 2020 को, उसकी इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करवाई हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मैं इसका विजिट पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं, लेकिन मेरा आज थोड़ा बहुत फोकस होगा बैलेंस शीट के ऊपर कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बैलेंस शीट, क्योंकि जो जिनका फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है वो शायद जानते ना हो कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो मैं उनको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा ताकि वो ये चीज़ें समझ के अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। तो आप लोग देख सकते हैं जिस टाइम मैंने ये बर्जर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन की हैं तो ये आप लोगों के सामने आ रहा है कि ये किस क्वार्टर की है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसके बाद नीचे जो कंटेंट्स में आ रहा है, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, इंग्लिश में है, फिर उर्दू में भी देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोगों के लिए मुश्किल होता है इंग्लिश समझना, तो वो देते हैं, उर्दू में भी देते हैं। फिर अनकंसोलिडेटेड यानी कि बर्जर की इंडिविजुअली जो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंप्रीहेंसिव इनकम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी है, फिर ये सारी चीज़ें। इसके बाद नोट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि नोट्स क्या चीज़ होती हैं। तो ये आप लोगों को इस जो बाकी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट है इसमें ये चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ये देखने के बाद आप लोगों को सारी डिटेल मिलेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ऑडिट कमेटी कौन है। ये इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उर्दू में भी ये पढ़ सकते हैं। इनकी जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने शो किया है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से थोड़े बहुत इनके हालात बुरे हो गए थे। और मैं ये आप लोगों को एम्फेसाइज करता हूँ जिससे मुझे काफ़ी सारे लोगों का क्रिटिसाइज भी होता है कि आप ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क में फर्स्ट डे से कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। जब तक मुल्की हालात नहीं अच्छे होंगे तो कंपनीज जो होंगी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान के मुल्की हालात अच्छे होंगे तो वो कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही होंगी। अगर पाकिस्तान के मुल्की हालात अच्छे नहीं होंगे तो कंपनीज ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों ने, मैं आप लोगों के साथ ये बर्जर का लिंक भी शेयर कर दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अगर आप लोग खुद भी ये डाटा पोर्टल पर जाते हैं वहाँ से अगर आप लोग उठा लें, वेल एंड गुड, मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन है। ये फाइनेंशियल पोजीशन प्रीवियसली इसको कहते थे बैलेंस शीट, अब इसको मोस्टली जो यूज होता है इंटरनेशनली जो यूज होता है उसको फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, उससे पहले बैलेंस शीट कहते थे। अब एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अगर आप लोग इसको समझे, मैं सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा कि जो कंपनीज के एसेट्स होते हैं, आप लोग इसको छोड़ दें, ये फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों के सामने ओपन है, इसको छोड़ दें एक मिनट के लिए, ये इक्वेशन समझ लें आप। जो कंपनीज के एसेट हैं वो इक्वल होते हैं कंपनीज की लाइबिलिटीज प्लस कंपनी की एक्विटीज, यानी कि जो कंपनी के जो एसेट्स हैं यानी कि जो चीज़ें आप लोग समझ लें, जो असासे हैं वो बराबर होते हैं जो कंपनीज के कर्जे लिए हुए उन्होंने, और प्लस जो इक्विटी जो ऑनर्स इस पे इन्वेस्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं कैपिटल, उसके बराबर होते हैं। तो ये समझने के बाद आप लोगों को मैं आप बैलेंस शीट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कंपैरिजन दिया होता है कि पिछले साल का भी इन्होंने क्वार्टर का जो जितना भी ये पीरियड होगा आप लोग देख लीजिए, 9 मंथ्स का या 3 मंथ्स का जितना का ये पीरियड होगा उसका इन्होंने
कंपैरिजन दिया होता है, सेम पीरियड होगा 31 मार्च तक अगर 9 मंथ्स बनते हैं, या उसके बाद 30 जून तक ये जो 9 मंथ्स बनते थे, इन्होंने इन दोनों का कंपैरिजन दिया होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप लोग देख सकते हैं कंपनीज के एसेट आ रहे हैं, इसमें कंपनीज के एसेट में इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया, अगर आप लोग इसमें से डिफरेंस निकाल सकें, 1374008 ये वाली फिगर है, ये थाउजेंड्स में फिगर है। इट्स मीन के 1374 मिलियन इस दफा कंपनी जो बर्जर है उसके एसेट्स हो गए हैं। पिछली दफा ये 1368 यानी कि 1368056 इसके एसेट्स थे। तो ये इंक्रीज आया है। अब इंक्रीज की वजह से जो इम्पैक्ट है, आप देखें कंपनीज अगर कोई एसेट्स खरीद रही हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रही है, उसका इम्पैक्ट सेल के ऊपर आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है कि कंपनीज के जो एसेट्स बढ़ते हैं। जैसी सी बात है, अगर आप लोगों के पास एक प्रोडक्शन मशीनरी है, अगर वो मशीनरी आप डबल कर देते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की सेल बढ़ रही है, तो आप 2 मशीनरीज रख रहे हैं जिसकी वजह से एसेट्स आपके बढ़ गए हैं। तो आप लोगों की सेल्स भी अल्टीमेटली बढ़नी चाहिए। किस वजह से आप लोगों की ये एसेट्स बढ़े हैं, तो ये आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। फिर उसके बाद एक चीज होती है, आप लोग अगर जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को पता है कि बिजनेस ज्यादातर क्रेडिट पे चलता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्रेडिट दिया भी होता है लोगों को, आप लोगों के कस्टमर्स होते हैं जिन लोगों को आप लोग क्रेडिट पे चीज देते हैं, तो आप लोगों के लिए रिसीवेबल शो हो रहे होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, कंपनी के एसेट्स जो आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, इनमें रिसीवेबल आ रहा है। तो रिसीवेबल की एक बहुत बड़ी अमाउंट इंक्रीज कर गई है। ये देखें 13,000 कुछ थी, पिछले जो इसमें कंपैरिजन में जो पीरियड दिया गया उसमें 13,000 कुछ थी, और इस दफा 28,000 कुछ तक हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं रिसीवेबल्स। तो ये कंपनी की अच्छी पोजीशन शो नहीं करते कि इन्होंने आगे क्रेडिट बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जिसकी वजह से इनका पैसा फंसा हुआ है। यानी कि आप अगर के एक दुकान खोलते हैं और आप ज्यादातर क्रेडिट दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप लोगों ऑब्वियसली जो आप लोगों का पैसा है वो एक जगह पे रुक गया है, कस्टमर्स ने आप लोगों को पैसा देना, तो आप लोगों को यहां से जज करना पड़ेगा कि ये रिसीवेबल्स इनके बढ़ गए हैं। तो जिसकी वजह से कंपनीज को जो लोन लेना पड़ता है, बाकी अगर प्रोजेक्ट्स अगर कोई मजीद स्टार्ट करने के लिए, अगर यही पैसा इनको मिल जाए तो यही पैसा अगर लगा दें तो लोन ना लेना पड़े, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनीज को, तो वो इंपैक्ट कर रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सिंपल वर्ड्स में चीजें समझ आ रही होंगी। ये एसेट्स कंप्लीट एसेट्स हो गए, जिसमें नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा तक कंपनी रखती है। फिर उसके बाद करंट एसेट्स होते हैं जो 1 साल से कम अरसे के लिए कंपनी के पास होते हैं। फिर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं ये टोटल एसेट्स हो गए हैं। और अब आ गए हैं जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी वो होता है, इसके अंदर शेयर कैपिटल आता है, कंपनी के रिजर्व्स आते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है जो प्रॉफिट और लॉस से आता है, फिर इस तरह की चीजें आती हैं। आप लोगों के लिए मेन चीज ये है कि ऑर्डिनरी शेयर जिसे मैंने लॉन्च किए थे वो पार वैल्यू पे 10 रुपए का एक था, और आप लोग देख सकते हैं इन्होंने 25 मिलियन शेयर्स इनके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। आप जो परचेज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू जो परचेज कर रहे होते हैं वो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड देती है अपने हिसाब से, जो वो कमा रही होती है पैसे, जो उसका क्वार्टर एंड या ईयर एंड पे जो डिविडेंड देती है वो कंपनी अपनी मर्जी से देती है, और कभी ना भी देना चाहे तो वो उसके ऊपर लायबल नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही पड़ता है। आप लोगों को ऑर्डिनरी शेयर की, जिस तरह से आप लोग क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इतनी अमाउंट का है, 250 मिलियन का आप लोग देख सकते हैं, इतना शेयर कैपिटल है इनका। इसकी में फ्लक्चुएशन आती है, ये चीजें। फिर उसके बाद जो रिजर्व्स आ रहे हैं, रिजर्व आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं 322916 वाली जो अमाउंट है, जो पिछली दफा 328010 की थी। अब ये क्या चीज होती है, अब कंपनी एक बिजनेस करती है पूरा साल या पूरा क्वार्टर बिजनेस करती है, बिजनेस करने के बाद वो एक पैसा कमाती है। ऑब्वियसली आप लोगों को अगर मैं एक दुकान की एग्जांपल दूं, दुकान अगर आप लोग चलाते हैं, अगर आप लोग पूरे साल में उस दुकान से अगर लेट्स सपोज 1000 रुपया कमाते हैं, तो 500 रुपया आप अगर उस दुकान से निकाल लेंगे अपने खर्चे के लिए, अपनी इनकम के लिए, अगर आप 500 रुपया उसमें से निकाल लेंगे तो आप 500 रुपया रिटेन करेंगे। रिटेन करके आप लोग
वही 500 रुपया अगले सालों के लिए बचा के रखेंगे कि अगर आप लोग उस 500 को दोबारा इन्वेस्ट करें तो मे बी आप लोगों का बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, उसमें ग्रोथ आ सकती है, मजीद आप बाकी सिटीज में भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो उसके लिए कंपनीज भी रिजर्व अपने रख रही होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर बर्जर का देखा जाए तो इस दफा कंपनी के रिजर्व्स काफी कम हुए हैं, पिछला पीरियड जो इस में दिया गया, इस रिपोर्ट में दिया गया, उसके मुकाबले में कम हुए हैं। तो ये चीजें देखें, ये चीजें समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें समझ के आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसा कमाना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं कि हम लोग सिर्फ डे ट्रेडिंग कर लेंगे और उसी पे रिलाई करके हम लोग पैसे निकाल लेंगे। उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको लॉस हो सकता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने वाला हूं। वॉरेन बुफेट जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस समझे जाते हैं, उनकी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के नाम से बुक है, मैं उसको रीड कर रहा हूं, मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें जो वो क्या करते थे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद कंपनी का पोटेंशियल देखते थे कि आने वाले सालों में आया कि लेट्स सपोज एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, मोबाइल फोन्स बना रही है कंपनी। अब वो असेस करते थे कि कंपनी की डायरेक्टर की रिपोर्ट्स में, बाकी सीईओ की रिपोर्ट्स में कैसी क्या चीज़ें हैं, कौन सी नई ये मोबाइल्स आने वाले दिनों में ला सकते हैं। फिर उसके बाद वो असेस करने के बाद, वो चीज़ें असेस करने के बाद वो लोग देखते थे कि कंपनी अगले साल तक कितनी ग्रोथ कर सकती है। देखें, एक ना एक दिन शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आता है, तो वो एक्चुअल वैल्यू निकालते थे कंपनी की ग्रोथ फाइंड करके। वो ग्रोथ फाइंड करने के काफी सारे वेज होते हैं जिससे वो फाइंड करते थे। एक एस्टिमेट होता था ग्रोथ का, वो फाइंड करने के बाद वो इन्वेस्ट करते थे कि वाकई इस कंपनी में इतनी ग्रोथ है कि अगले आने वाले सालों में वो ग्रोथ करेगी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ये आ रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कंपनी ने एक साल या एक साल से ज्यादा के अरसे में देनी होती है, यानी कि रीपे करनी होती है। करंट लाइबिलिटीज एक साल या एक साल से कम अरसे में जो पे करनी होती हैं, वो आप लोगों के लिए जो होती हैं वो करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं बर्जर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जो फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड बनाई थी उसमें बताया था कि गियरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब गियरिंग रेशियो अगर आप लोग देखें तो गियरिंग रेशियो है डेट टू इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, जिस टाइम आप लोग अगर कोई दुकान ओपन करते हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों दुकान की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप लोग दुकान कोई ओपन करते हैं उसमें आप लोगों के कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और कंपनी जो कर्जे ले रही होती हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रही होती हैं। बैंक्स जिन बैंक से लेती हैं या जहां से भी लेती हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट भी पे कर रही होती हैं, उसका एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक इंटरेस्ट का बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है कंपनी के, अगर डेट बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट टू इक्विटी बैलेंस शीट में जब आप लोग देख रहे हो तो डेट टू इक्विटी की रेशियो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूं, इसकी फिगर्स दिखाता हूं। तो पिछली दफा अगर आप लोग देखें तो ये जो आप लोगों के लिए वाइट जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं फिगर, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, वो 89,635 थी। और इस दफा इनके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो डिक्रीज हुई है। इट्स मीन के इसका इंपैक्ट आप लोगों को इसके इंटरेस्ट रेट पे भी मिलेगा। इनका इंटरेस्ट रेट काफी कम हुआ होगा इसकी वजह से। फिर अगर आप लोग देखें तो स्टाफ रिटायरमेंट एंड अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जो ये बेनिफिट्स रिटेन कर रहे होते हैं अपने स्टाफ के, आप लोगों को पता है जो ये रिटायरमेंट के बाद देते हैं अपने स्टाफ्स को, वो अमाउंट जो आ रही है वो काफी बढ़ चुकी है। जो इनके पास है, जो उनकी लाइबिलिटी है अपने स्टाफ को, इन्होंने रिटायरमेंट एंड पे या जिस टाइम वो छोड़ के जाएंगे उस टाइम जो पे करना है वो अमाउंट काफी बढ़ चुकी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज इनकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें इंक्रीज आया है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन का इंक्रीज आया है, बहुत बड़ा इंक्रीज है कंपनीज के लिए। तो क्योंकि इस इंक्रीज की वजह से इनकी क्या हुआ है, गेयरिंग रेशियो बढ़ गई है। इट्स मीन कि जो इनके डेट है वो बढ़ गए हैं। डेट बढ़ने से इनका जो इन्होंने लाइबिलिटीज, और इनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज होती हैं, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। वो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में ही मिलेंगी। फिर उसके बाद कंपनी के करंट लाइबिलिटीज हैं। अब उन्होंने जो जिस तरह से रिसीवेबल्स होते हैं, इस तरह से क्रेडिटर्स होते हैं या ट्रेड एंड अदर पेएबल्स होते हैं, जो कंपनी चीजें खरीद रही होती है और क्रेडिट पे खरीद रही होती है, वो अमाउंट देख लें, वो भी अगर बढ़ती है तो वो कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को शो नहीं कर रही होती है। अगर आप लोग ये फिगर देखेंगे, पिछली दफा इनकी 1192513 थी और इस दफा 1283675, मीन के इसमें भी इंक्रीज आया है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने मेन जो मैं आप लोगों को रेशियोज बता रहा हूं, ये आप लोगों ने अगर वो आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने जैसे ये करना है कि इनकी
इनका डिफरेंस निकालना है कि कौन सी चीज़ इनकी ज़्यादा हो रही है। अगर इनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं तो इट्स मीन कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आप लोगों ने इसका इम्पैक्ट देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, देखना है कि इसके इक्विवेलेंट ही प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, देन ठीक है कि लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए देखना कितना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं से ही आप लोग ग्रोथ निकाल सकते हैं। ग्रोथ निकालने के बाद आप असेस कर सकते हैं जो दुनिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जो काम करते हैं, देखने के बाद फिर आप लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो डाटा पोर्टल के बारे में आप लोगों को बताया है, बैलेंस शीट के बारे में बताया, जो अब जिसको फाइनेंशियल पोजीशन ही कहा जाता है इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी, तो फाइनेंशियल पोजीशन और डाटा पोर्टल से रिलेटेड ये जो वीडियो है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।